Good morning, guys. Good morning, sir. Yes, good morning. Good morning, Bhaskar. Good morning, Nisha. Okay. कल क्या कर रहे थे तुम लोग? टेंसेस, अच्छा उसके क्वेश्चंस कर लिए थे तुम सारे? कर रहे थे सर। कर रहे थे? कंप्लीट नहीं हुई थी वो वाली वर्कशीट। दो एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की तुमने? 31st क्वेश्चन तो हुआ था। Okay. इसमें अच्छा ये वाला होगा Yes, 31st? Okay. 31st तक हो गया था। East away. यहाँ पे ईस्ट भी था ना? Yes, sir. The pain eased away after the surgery and slowly the stitch marks also vanished. Yes, sir. Okay. They recently began. क्या लग रहा है? They recently began. They have recently began to purchase furniture for the new bungalow which is being constructed in Delhi. अगर हम have यूज करें तो began अभी V3 आना चाहिए ना? ये V3 नहीं होगा ना? Yes, sir. ये भी हो सकता है। मतलब ए पार्ट में एरर है, या तो हम डायरेक्टली बोलेंगे they recently began doing this thing, ठीक है, या फिर they have recently begun doing this thing. They have started something वाले सेंस में ना, तो ये V3 आना चाहिए था यहाँ पे, तो उस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा. Yes. I'm wasting. क्या होगा? I'm investing. Many multinational companies are investing in India as India is one of the world's fastest growing economies. बिल्कुल सही. Investing. Investing. No error. नो एरर ही लग रहा है इसमें तो. साउंड्स फाइन.
Rohan is suffering from severe backache since Monday, as he has been working on the computer for at least 8 hours a day. ठीक है ये वाला ना? Just no error. Yeah, it's fine. चलिए तो अब तो काफी क्वेश्चन कर लिए ना इस पे. मैंने ये वाली एक्सरसाइज भी की थी आई गेस हम लोगों ने. ऐसे इसी की कंटिन्यूएशन था ये वाला. एंड बिफोर दैट दीज क्वेश्चंस. ठीक है, मेरे ख्याल से आप टेंसेस के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो. नाउ वी कैन स्टार्ट विद पैसेज की कोशिश करते हैं. सारे नहीं करेंगे, सारे तो बहुत इजी है इसके अंदर, लेकिन फर्स्ट वाला ट्रांसलेशन दिस वन एंड लेट मी सी सेकंड वाला भी इजी है. एक पैसेज करते हैं हम लोग, पहला वाला. दूसरा वाला मन करेगा तो कर लेंगे. पैसेज किए हमने क्लास में अभी तक नहीं, इससे पहले. नहीं क्या सर? पैसेज किए इससे पहले हम लोगों ने नहीं किए ना? नहीं सर किए थे. किए थे. हाँ किए तो थे. जब हमने 8-10 पैसेज किए थे डेली क्लासेस के एंड में. 8-10 पैसेज? आगे शॉर्ट वाले. शॉर्ट वाले क्लोज टेस्ट. तुम थोड़े क्लोज टेस्ट के निशान बोले. क्लोज टेस्ट. अच्छा ठीक है, तो ये पैसेज करते हैं फिर वाला. सेम ही हो जाता है. हाँ हो तो जाते हैं, ऑफ कोर्स होने भी चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए. उसको भी तो हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं. हाँ पैसेज में. हाँ मैं पैसेज को क्लोज टेस्ट में. जब मैं आरसी हम दोनों को वो कर सकते हैं कंसीडर. जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें भी रीडिंग इन्वॉल्व है, उसमें भी रीडिंग इन्वॉल्व है, तो ये दोनों ही आरसी बोल दिया. क्यों? हम आई मीन टू से कि हम क्लोज टेस्ट को भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कंसीडर कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल उसी का तो पार्ट है. यस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. उल्टा बोल दिया था ना. हाँ उल्टा बोल दिया था पहले. मेरे को लगा वो आपने ये कहा था ना पैसेज में कर सकते हैं. पैसेज में नहीं, उसमें कर सकते हैं, लेकिन मैंने सीधा बोला था कि आरसी मान सकते हैं सारों को. इसीलिए पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये तीनों चीजें आती हैं. पैसेज भी आता है, क्लोज टेस्ट भी आता है और रीअरेंजमेंट्स भी आता है, क्योंकि तीनों ही पैसेज होते हैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस के साथ में. ऐसा है. तो इसमें सेकंड है. इजी ना पैसेज वाला. सर एनिमोसिटी का मतलब? एनिमोसिटी का मतलब होता है दुश्मनी. और उसके लिए क्या होता है वननेस के लिए? एनिमस वाला. मतलब इस तरीके का वर्ड है, ऐसा साउंड करता है एनिमस. एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी. इसके जैसे सही है. हाँ साउंड जैसे ही कर रहे हैं. आंसर सेकंड. क्या? फर्स्ट का सेकंड. Translation brings together people speaking different languages. Yes.
तो पहले का तो सेकंड ही होना चाहिए, बिकॉज कोई और बिल्कुल भी आसपास भी नहीं आ रहा ना देखा जाए तो। According to author, what does translation do? Translation divides the world into compartments. बिल्कुल भी नहीं. Translation brings together people speaking different languages. यही होता है आपने ट्रांसलेशन एक बार किसी चीज का हो गया, किसी भी बुक का, किसी भी चीज का, किसी लिटरेचर का, तो अलग अलग लोगों से पढ़ पाते हैं। एंड इसमें सी बात चलिए पैसेज में ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबका ये आएगा ना। यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं। How does translation helps us? अब पैसेज को पढ़ना है, पैसेज के अकॉर्डिंग यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। पहले वाला क्वेश्चन तो केवल ऑप्शन से आता है, ऐसा लगा था मैं। इसका इसमें लग रहा है थर्ड, यू नो, also helps in understanding the rich cultural heritage of a nation. यस, ये ये लिखा ना। लाइन है। हाँ, ट्रांसलेशन आल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ अ नेशन। और इसी चीज को बिल्कुल यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, हेल्प के साथ। यस, तो इट प्रोवाइड्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ अ नेशन और पीपल। और ये बात यहाँ पे कही गई है। नीचे अंडरलाइन करना चाहो पूरा कट जाता है, अगर ऐसे हाईलाइट किया है सबका अच्छा लगता है। ये रहा आंसर, अब ठीक है। ठीक है ना प्रमोद? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Made us aware of importance of translation. ये जा रहा है उसको। Made us aware of the importance of translation. तो इसका आंसर हम यहाँ पे देख सकते हैं। The achievement of translation is both the globalization of culture and promotion of intra and intercultural bonding. यहाँ से देखो, translation which has hitherto been neglected and marginalized has assumed importance with rapid globalization. हम देखना कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, ऐसे ना। दिस इज द आंसर। इसे पढ़ने के बाद फिर हम ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन सा बेस्ट लग रहा है। तो ये ऐसे सेकंड देखो, ट्रांसलेशन या व्हिच फिर फोर्थ भी हो सकता है। यस, फोर्थ ज्यादा सही होगा। ट्रांसलेशन इट्स राइटफुल प्लेस। हाँ, और इसमें भी कोई बोलेगा ना व्हिच हैज hitherto been neglected, जिसे आज तक नेग्लेक्ट किया जा रहा था, and marginalized has assumed importance with rapid globalization. तो ऐसा लिखा गया है, ट्रांसलेशन has assumed importance with globalization. तो ट्रांसलेशन ने, सॉरी, ग्लोबलाइजेशन ने ट्रांसलेशन को इंपॉर्टेंस दिलवा दी, यानी given translation its rightful place. It sounds like इसमें ये किसने हमें अवेयर करा दिया किसी चीज से। Got it? Yes sir. हाँ, अगर उसमें ऐसे लिखा होता कि हमें अवेयर करा दिया तो हम सेकंड वाला लगा देते, ऑल द बात ठीक है, हमें अवेयर करा दिया, लेकिन उसने इसे इसकी सही जगह दिला दी, ये बोला जा रहा है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग उसी भाषा को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम फोर्थ लगाएंगे। फिर
Yeah. Fourth is correct. Given translation, its rightful place. Next है क्या? किसी को डाउट वाले में तो बता देना, फिर से देख लीजिए. Have mastery over his language. What should be the approach of a good translator? Have mastery over his language? नहीं, ये तो सबसे बेसिक होगा. Yes, correct, Pramod. Third. यहाँ से लो. A good translator is able to do away with superficiality and has a clear understanding of the text to be translated. He should have mastery over the subtle nuances of the language from which he is translating. Nuances मतलब Mistakes. No, nuances बोलते हैं details को. और ये वर्ड कंफ्यूज किया जाता है कई बार न्यूसेंस से. ये होता है वो नेगेटिव में जो आता है न्यूसेंस, डोंट क्रिएट न्यूसेंस. नुआंस का मतलब डिटेल्स होता है. तो डिटेल्स, अब इसमें लिखा था ना कि ही शुड बी एबल टू डू अवे विद सुपरफिशियलिटी. एबल टू डू अवे का मतलब है टू गेट रिड ऑफ, किसी चीज को खत्म कर देना. तो जो भी सुपरफिशियल चीजें हैं, जो भी ज्यादा काम की नहीं है, ठीक है, उससे खत्म कर देते हैं. और अंडरस्टैंड द टेक्स्ट टू बी ट्रांसलेटेड. तो बिल्कुल सही. फोर्थ वाला सही है. इसमें ये बात बोली गई है, डू अवे विद अनवांटेड थिंग्स एंड एक्सप्रेस ओनली मेन आइडियाज. इसमें तो देखो क्या बोलते हैं, डू अवे विद, थर्ड वाले में डू अवे विद द नुआंसेस. इसका मतलब है डिटेल्स को खत्म कर दो और एक्सप्रेस ओनली द मेन आइडियाज. थर्ड वाला क्लोज था, लेकिन ये बात गलत बोली है यहाँ पे, तो इसलिए विल गो विद फोर्थ. तो जो इसमें लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फोर्थ आ रही है. इम्पोर्टेंट थिंग्स को हटा दो और केवल मेन आइडिया एक्सप्रेस. और सिर्फ फर्स्ट वाला क्यों गलत हुआ? फर्स्ट वाला आधा है ना, हैव मास्टरी ओवर इस लैंग्वेज के लिए इतना बोला गया, जबकि इसमें अगर हम देखें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट फोर्थ वाला होगा, क्योंकि इसमें पूरी बात को बोला गया है. इसमें तो केवल इतना बोला, ही शुड हैव मास्टरी ओवर द सटल नुएंसेस. इसमें केवल लिखा है मास्टरी ओवर इस लैंग्वेज, है ना. और वैसे भी देखा जाए तो हैव मास्टरी ओवर हिज लैंग्वेज ऐसा लग रहा है ट्रांसलेटर को अपनी भाषा आनी चाहिए, बात दूसरी भाषा की भी चल रही है. गॉट इट? समझ में आई? देखो इसमें डिफरेंस किस तरीके का डिफरेंस है वो दिखाता हूं मैं. जैसे इसमें बोला गया है ही शुड हैव मास्टरी ओवर द सटल नुएंसेस ऑफ द लैंग्वेज फ्रॉम व्हिच ही इज ट्रांसलेटिंग. तो उसकी मास्टरी होनी चाहिए उस लैंग्वेज के ऊपर जिसे वो ट्रांसलेट कर रहा है. लेकिन इसमें क्या लिखा है, ही शुड हैव मास्टरी ओवर हिज लैंग्वेज. हिज लैंग्वेज का मतलब है जो उसकी अपनी भाषा है, उसके ऊपर तो ऑफ कोर्स मास्टरी होगी. बात यह है कि अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो इसमें बोला गया है कि दूसरी भाषा के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए, और इसमें बोला जा रहा है अपनी भाषा के ऊपर होनी चाहिए. इसलिए भी ये नहीं होगा. और अगर इन दोनों को सही माने कि वन ऑफ फोर्थ करेक्ट है, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो उसके अंदर लिखी है अच्छे ट्रांसलेटर से रिलेटेड, वो फोर्थ वाले में ज्यादा दी गई है. फोर्थ वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा. ठीक है ना? यस सर. यस.
तो इजी हो जाएगा। The sense should be conveyed. The sense should be conveyed, yes. ठीक है, ये वाले पैसेज 5 क्वेश्चन थे, अच्छा पैसेज सही वाला, बिकॉज इसमें पूरा डिटेल्स और उस पर ध्यान दिया था। अनलाइक ये वैसे तो एसएससी का था, लेकिन दिस काइंड ऑफ पैसेज दे आल्सो कम इन बैंकिंग, उस लेवल का था ये, अच्छा था क्वेश्चन। अब इसके बाद जैसे आगे देखते हैं तो बहुत इजी होते हैं वाले क्वेश्चन। इसमें ऐसा होता है ना, पैसेज एक बार पढ़ लो, उसके डायरेक्टली आंसर करते हुए चले जाओ, जैसे ये सेकंड वाला पैसेज दिखा रहा हूँ, और ये भी एसएससी के मेंस में आया था। मैं एक अच्छा पैसेज ढूंढ रहा हूँ तो करवाने अभी। तो स्टार्ट करो। सेकेंड फर्स्ट वाले का इसमें यस आई गेस, हाँ, द नेम ऑफ द टावर इज कनेक्टेड विद दैट पर्सन, यस, ये ना, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पांस, तो द नेम ऑफ द टावर इज कनेक्टेड विद द रियल पर्सन। हाँ, गुस्ताव आइफल। गुस्ताव आइफल, देयर वाज दैट मूवी, वो देखी थी, रैकेटोइड, नहीं देखी किसी ने? बस रैकेटोइड में शेफ होता है, उसका नाम नहीं, और आस्किंग समथिंग, रैकेटोइड देखी थी? नहीं। ओके, रैकेटोइड में वो एक रैट होता है, उसके पास अच्छा, एक हाँ, देखिए देखिए देखिए, दैट कुक इमेजिनरी करता है शेफ, ना। हाँ, वो कुक करता हाँ है, हाँ, यस, वही देखिए। वाली। उस जो शेफ होता है ना, जो उसको हेल्प कर रहा होता है, मतलब जो इमेजिनेशन में उसको, उसका नाम गुस्ताव भी होता है वहाँ पे, गुस्ताव, हाँ, यही, इसलिए उसकी याद है। हैट में छुपा होता है, हाँ, वहीं से उसको गाइड करता है, उसकी नहीं नहीं नहीं, मैजिक। वो तो होता है, लेकिन वो चूहा कई बार इमेजिन करता है ना एक शेफ को, जिसके होटल में वो काम कर रहा होता है, जिसकी हैट में छुपा होता है, उसके, उसका पिताजी होता है वो, पूरे डिटेल में नहीं देखिए है बताना। मैंने वो मूवी। ओके, चलो ठीक है, जिस रेस्टोरेंट में काम कर रहा था उस रेस्टोरेंट का नाम गुस्ताव होता है, ठीक है। हाँ। तो वो लोग पेरिस में होते हैं, एफिल टावर दिखता है वहां से। ओके, व्हाट इज एफिल टावर मेड ऑफ? वुड, स्टोन, सिल्वर। ये मतलब ऐसा क्वेश्चन था जिससे पैसेज पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। Select the most appropriate answer from the passage. बाकी लोग भी पढ़ता हूँ साथ में, मैं अकेले तो नहीं पढ़ता सारा। फोर्थ, यस, यस सर। है ना, पहले क्रिटिसाइज किया गया था फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स और आर्टिस्ट के द्वारा, ठीक है, ये क्या बना कर रख दिया, लेकिन अब सबको पसंद है ऐसा है।
Third, a year marked by a landmark achievement in French tourism. Yeah, third है इसका बिल्कुल सही. Ajay and Bhaskar, both. A year marked by landmark achievement in French tourism. 250 millionth visitor in 2010. 25 करोड़ लोग पहुंच गए देखने तब तक. Okay, which statement truly reflects the status of the Eiffel Tower? The Eiffel Tower features prominently in popular culture. Yes, promote first हो जाएगा, है ना? Prominently in popular culture. बहुत सारी movies भी शूट हो चुकी हैं इसके आसपास. चलिए next. एक और याद देखते हैं, इसके बाद में करूँगा एक और पैसेज. पता नहीं, I am just looking for the passages. कुछ खो गए. अच्छा, what do you do? जैसे अगर बैंक में देखते हो पैसेज, एसएससी में तो थोड़े पैसेज से लिखे जाते हैं कि कई बार अगर स्मॉल पैसेज है तो यू कैन जस्ट रीड द पैसेज और उसके बाद आंसर कर सकते हो जल्दी से. लेंथी पैसेज होता है तो कभी ऐसा होता है ना, कई बार क्वेश्चन देखते हो फिर पैसेज देखते हो. वर्ड्स का मतलब ज्यादा लेंथी होता है उसमें बैंकिंग में ऐसा. एसएससी वाला इजी होता है. वर्ड्स का वो मीनिंग बताना होता है ना. एंटोनिम्स बताओ, सिनोनिम्स बताओ, नियरेस्ट वाला बताओ. ये बैंकिंग में आता है. होता है वो, उसमें भी आता है ना वर्ड्स का. इसमें ज्यादातर मीनिंग्स अलग से आता है. इसमें हाँ वो जो इसमें डायरेक्टली इसमें मीनिंग्स डायरेक्टली पूछ लेते हैं ना, इसलिए ज्यादातर पैसेज भी नहीं पूछते. अलग क्वेश्चन होता है उनका. हाँ, इसमें अलग क्वेश्चंस होते हैं. यस, बैंकिंग में ज्यादातर उसी में से आता है कि जो हाईलाइटेड वर्ड है उसका एंटोनिम सिनोनिम बताओ, कुछ भी ऐसा बैंक के क्वेश्चंस में आते हैं. थर्ड है इसका फर्स्ट का. Yes, what is general view of a genius and a talented man? A genius is superior to the man of talent, and that talented men are more common than genius. ये हो जाएगा. Talented man इसके लिए skillful man बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनके बारे में क्या है एक जनरल व्यू, वो यही है. A genius is superior to the man of talent. Third one is correct. A genius looks down on a talented man. ये पता नहीं, हो सकता है वो देखता हो ऐसे भी कैसे से लोग हैं फिर बोलता ना हो. थ्री टू फोर ये सब पहले वाले, सेकंड वाले को बता रहे हो. Okay. A genius is a man with dash ideas. Right. Right नहीं, original. Original ideas. Genius man के पास कुछ नया होता है हमेशा. है ना, ये इस तरह की बात की गई ना. Very extraordinary gifts. This is true, but it is rather vague. Genius implies very extraordinary gifts or native powers, especially as displayed in original creation, discovery, expression or something. तो उसके बाद सब कुछ ओरिजिनल होता है, कुछ अलग. To learn to do a thing well is to be dash. Talented. Talented, yes. तो सही. कोई चीज सीख पा रहे हैं यानी कि इन दो वर्ड्स में से देखना होगा, जीनियस और उसमें से, तो इट इज टैलेंटेड.
Who can be considered a true genius? One, any independent thinker. ये होना चाहिए ना? Second. An exceptionally intelligent person. नहीं, independent thinker होना चाहिए ना? True genius. क्या होगा इसका? इसका फर्स्ट ही होना चाहिए ना, एनी इंडिपेंडेंट थिंकर, बिकॉज पूरी बात जब ओरिजिनल आइडियाज की और इसकी चल रही थी, तो देयर वाज समथिंग आई रेड, अभी देख रहा हूँ मैं। फोर्थ तो नहीं होगा, एनी अम्यूजिंग और कंस्ट्रक्टिव थिंकर। अम्यूजिंग का मतलब ये है कि दूसरे को शॉक करने वाला। ये लाइन देखना, जीनियस डज व्हाट इट मस्ट एंड टैलेंट डज व्हाट इट कैन। तो अलग ही तरीके के लेगा के गए इंडिपेंडेंट थिंकर। पता है ओरिजिनल आइडियाज की जब बात की जा रही है, तो ओरिजिनल आइडियाज का मतलब इट शुड नॉट बी इंस्पायर्ड बाय एनीथिंग, ठीक है, तो उसके लिए जीनियस बोला जाएगा यहाँ पे। ओरिजिनल क्रिएशन समथिंग, इंडिपेंडेंट थिंकर इसलिए बोला है उसे, एज रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसलिए इंडिपेंडेंट थिंकर बोला गया। टैलेंट ऑन द अदर हैंड क्या होता है, इंस्पायर्ड होता है बाकी चीजों के। तो एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट मेरे ख्याल से टैलेंटेड भी हो सकता है, लेकिन अगर हम जीनियस की बात कर रहे हैं तो ही शुड बी मतलब ओरिजिनल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग, इसलिए वी गो विद फर्स्ट वन, ठीक है। What second or fifth? Fifth में? Yeah, as per the ideas expressed in the passage, Shakespeare in drama and poetry is a genius, and there are many other well-known talented musicians. Yes. मतलब जीनियस उस इंसान को कहा जा सकता है, बाकी मतलब एक एग्जांपल दिया गया है, ये तो पर्सन जीनियस होगा क्योंकि उसके अपने आइडियाज एकदम इंडिपेंडेंट बाकी लोगों से अलग थे, और देखा जाए तो टैलेंटेड म्यूजिशियंस तो बहुत सारे हैं, मतलब जो सीख के फिर चीजों को करना सीखे ऐसा वाला, तो टैलेंटेड म्यूजिशियन तो बहुत सारे हैं, बट हाँ अगर देखा जाए तो जीनियस ये इंसान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? Yeah. And इस तरीके के पैसेज दिखा है
बैंक के एग्जाम में कई बार मिलता है, जो रिसेंटली आते हैं जो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं। उसमें क्या कर रहे हैं आजकल, एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं, मतलब एक पैसेज होगा बट दे विल आस्क डिफरेंट इट इन डिफरेंट वे। जैसे पहले वाले में क्या किया, ब्लैंक दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू फिल द ब्लैंक कि कौन सा आना चाहिए, रीडिंग अकॉर्डिंग क्लोज टेस्ट की तरह देखने में लग रहा है। सेकंड में क्या है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 ब्लैंक्स जैसी मान लो, ठीक है, और हियर यू हैव टू फिल द दिस फ्रेजेस कि इनमें से क्या वहां पे आ सकता है, तो वो वहां पे लगाना है। थर्ड क्वेश्चन देखो पैसेज, थर्ड क्वेश्चन देखो पैसेज की तरह ही है इसमें, ठीक है, और इसमें यू हैव टू रिप्लेस द वर्ड, किसकी जगह कौन सा वर्ड आ सकता है, सिनोनिम जैसा हो गया। तो मतलब ये मोस्टली बैंकिंग में आजकल पूछे जा रहे हैं, जिसमें एक ही क्वेश्चन देते हैं एंड दे आस्क इट इन डिफरेंट मैनर, अलग अलग क्वेश्चन। या ठीक है, और सभी लोग कर सकते हैं तो आराम से। तो बस वही है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, बस इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ने, बाकी आराम से करो, बाकी कुछ ऐसा नया नहीं होता कि समझ में नहीं क्या करना है। इसका डी है एड्रेस दिस इश्यूज, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, एड्रेस। हाँ, the Reserve Bank of India has decided to set up an ombudsman scheme for digital transactions to address these issues and promote customer confidence to address. बाकी लोग कर रहे हैं, साथ में भास्कर, निशा, अजय। चलो नेक्स्ट में क्या आएगा, देखो सेकंड वाले में, सेकंड में समझ में आ गया ना क्या करना है। तो बस बताइए कि क्या ऑर्डर होना चाहिए इन फ्रेजेस को वहां पे लगाने का। Banking regulator, its bi-monthly policy announcement on Wednesday said that there is dash a dedicated ठीक है, हाँ, तो पहले में तो भी हो जाएगा, ठीक है ना, तो पहले में तो बी होगा। सेकंड वाला डिटेल्स ऑफ द स्कीम would be notified by the end होना चाहिए ना, सेकंड वाले में would be notified by the end of the by the end, ये आएगा ना, सॉरी देखो, would be notified by the end of something, BCA होगा, हाँ BAC होना चाहिए। The Reserve Bank सब dash, मैंने कुछ ऑप्शंस देखे थे, मैं ये कंफ्यूज हो गई कि ना ऑप्शन से एक सेंटेंस बना। ओह, आपको ऐसा लगा ऑप्शन से सेंटेंस बनेगा? हाँ, इसीलिए मैंने कहा था इंस्ट्रक्शंस पढ़ना जरूरी है वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चंस इजी होते हैं तो कोई करने का चांस नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बस इंस्ट्रक्शंस देखो। तो इस वाले थर्ड वाले ब्लैंक में ही आ जाएगा ना, द रिजर्व बैंक्स एंडेवर टू बिल्ड अ कैशलेस नहीं लेस कैश सोसाइटी, तो इस पर आ जाएगा BAC। समझ में आ गया ऋषभ कि BCA नहीं? हाँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। Okay, which of the following can be inferred about the ombudsman scheme from the passage above? क्या इन्फो कर सकते हैं, सब कुछ क्यों हो रहा है ऐसा है, शायद कुछ नहीं। डी, हाँ, उसकी बात कर रहे हैं पूरा। यस, इट इज अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी लोगों को प्रॉब्लम आती है करने के लिए तरीका है। यस, कोई भी प्रॉब्लम है अगर, तो उससे दूर करने के लिए दिस इज ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। और स्टार्टिंग में तो बहुत था ना, आफ्टर दैट डिमोनेटाइजेशन, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता तो लोगों को, लेकिन
थोड़ा दिमाग में आ रहा था, पता नहीं क्या होगा, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, सेफ है नहीं है। तो यस, इसका डी हो जाएगा। इट इज अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। फोर्थ वाला भी यस। Which of the following words can replace the word given in the bold B? यानी इस वर्ड को कौन सा वर्ड रिप्लेस कर सकता है, इसकी जगह और कौन सा वर्ड आ सकता है? डेडिकेटेड। बाकी तो कोई नहीं। हाँ, डेडिकेटेड ये एक ही वर्ड आ सकता है, कमिटेड, बाकी और कोई सा नहीं आ सकता। कि इसकी जगह कौन सा वर्ड लगाएंगे, कमिटेड लगा सकते हैं। In this powerful channel that has wide and deep reach, a dedicated and empowered, वैसे a committed and empowered grievance redressal mechanism is prerequisite. ठीक है, तो D is correct. Fifth, as per the passage, what is or are the challenges with the digital transactions? Both A and C, fraudulent transactions and complex structure. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात की गई क्या किसमें? ऊपर की गई है फर्स्ट पैरा में। Complexity and challenges to have the अच्छा fraudulent transactions. Okay, with digital transaction, so we have the, ठीक है चलो फिर तो दोनों हो जाएगा ना, A और C। तो ये D, yes अजय, D is correct. Fraudulent transactions and complex structure, तो A and C. Nice. एक पैसेज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, मेरे को मिल नहीं रहा था वो भी। बस नाइस क्वेश्चन। पैसेज नॉर्मली हम लोग वैसे करते रहेंगे, शॉर्ट पैसेजेस। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमें वैसे वर्ब स्टार्ट करना है अगले क्लास में, जब भी होगा ग्रामर। अभी थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, इसके बाद विल स्टार्ट विद वर्ब्स। इसमें क्या होगा? One. Sentence, yes. If all the words given can fill the blank appropriately, choose all are correct. The all are correct. When the going gets tough, the strong get going. ये बोल सकते हैं लोग साथ में? Tough तो बोल ही सकते हैं, of course. यानी कि हमें तीनों में से देखने कौन कौन से ब्लैंक, कौन से वर्ड्स ब्लैंक को फिल कर सकते हैं। तो when the going gets tough, जब रास्ता कठिन हो जाता है, तो टफ इंसान ही आगे बढ़ता रहता है, यानी कि जो स्ट्रांग होता है वो। टफ तो ठीक है, टफ तो पूरी सेइंग में बोला जाता है, स्ट्रांग भी आ सकता है ना इसकी जगह पे, ग्रेटी भी आ सकता है। ग्रेटी का मतलब नहीं पता सर। स्ट्रांग, ग्रेटी इज आल्सो स्ट्रांग, तो दोनों ही आ सकते हैं, तो हम इसमें दोनों ही लगा सकेंगे, यानी कि ऑल आर करेक्ट हो सकता है इस वाले में। मतलब पहला तो सही है ही ऑफ कोर्स, लेकिन बाकी भी ठीक है। ठीक है, ग्रेटी वैसे उस सेंस में बोलते हैं ना, जो हार नहीं मानता कभी भी। When the going gets tough, the gritty get going. ठीक है, next. The king dashed over the words of his trusted and knowledgeable minister and asked his guards to arrest the hunter and release the bird. Second और third तो है। सेकंड और थर्ड तो हैं। पॉन्डर्ड का मतलब थिंकिंग ही तो होता है। पॉन्डर्ड का मतलब थिंकिंग होता है, लेकिन थिंक ओवर ग्रामेटिकली सेकंड वाला आ रहा है बस। सिर्फ ग्रामेटिकली देखना है, मीनिंगफुल देखना है। दोनों हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स में दोनों देखना होता है, ग्रामेटिकली भी और उसके अकॉर्डिंग भी। अगर यहाँ पे थॉट आ जाता ना, तो आ सकता था थर्ड वाले भी, थॉट ओवर द वर्ड्स, ऐसा कुछ होता।
ठीक है, तो हाँ, तो इसलिए केवल सेकंड होगा, पॉन्डर्ड ओवर द। इंक्लाइंड का तो मतलब नहीं है यहाँ पे, तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। द किंग पॉन्डर्ड ओवर द वर्ड्स, और पॉन्डर का मतलब वही है, थिंक ओवर, सोचना, उसके बारे में विचार करना। Pondered over the words of his trusted and knowledgeable wisdom. Asked his guards to arrest the hunter and release the bird. क्या कहानी थी भाई ये? Okay, being a parent is stressful but dash, and in order to be a good parent, you must make good children. Is stressful but dash. But dash का मतलब क्या होगा? वहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए हमें। हाँ, क्योंकि स्ट्रेसफुल नेगेटिव था ना, उसका बट आ रहा है, यानी कि अगला पॉजिटिव चाहिए होगा। अपने क्या होता है, क्या जाएगा? रिवॉर्डिंग। रिवॉर्डिंग, ठीक है। फुलफिलिंग भी हो सकता है, हो सकता है ना, हो सकता है। हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए यहाँ पे, तो हम सर इसका लोग डिमांडिंग भी हो सकता है। डिमांडिंग पॉजिटिव नहीं होगा। हाँ, तो रिवॉर्डिंग को फुलफिलिंग हो जाएगा, बट डिमांडिंग इज समथिंग, पेरेंट इज डिमांडिंग नहीं। बीइंग अ पेरेंट इज स्ट्रेसफुल बट डिमांडिंग। फर्स्ट और थर्ड सही है, रिवॉर्डिंग एंड फुलफिलिंग। We'll go with this. First and third. Next. Researchers have been able to take audio clips, recreate realistic mouth movements, and then dash it on the other existing videos through AI. Integrate and combine. अजय, एक्चुअली ग्राफ्ट का मतलब भी वही होता है ना? ग्राफ्ट का मतलब, हाँ, ग्राफ्ट का मतलब ये होता है टू कवर समथिंग और उसके ऊपर ऐसे कर दो, ठीक है। तो यस, ऑल आर करेक्ट। ग्राफ्ट, इंटीग्रेट, कंबाइन, तीनों ही वर्ड्स ठीक है। ग्राफ्ट इट ऑन, इंटीग्रेट इट ऑन और कंबाइन इट ऑन टू अनदर सर्फेस, अदर सर्फेस, ठीक है। नाइस, फोर्थ वाला ऑल आर करेक्ट। इसमें भी ऑल है। First day at school, children are suddenly thrown into a, all are correct। नहीं, केवल ये क्या आएगा, फॉरेन। ए लिखा है ना यहाँ पे, आई मीन ए और एन होना चाहिए था ना, तो हम सेकंड और थर्ड भी लगा देते। अननोन और अनफेमिलियर के साथ में एन आएगा ना, इसलिए समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ओनली वन, फॉरेन। अगर एन लिखा होता तो हम सेकंड भी लगाते हैं, थर्ड भी लगाते, तो तीनों हो जाते, क्योंकि तीनों का मतलब सेम ही है, फॉरेन, अनफेमिलियर, अननोन, सेम। क्लियर है? हाँ, थोड़ा सा ध्यान इस पे भी देना होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? कर सकते हैं क्वेश्चंस, प्रीपोजिशन का है, एरर बता सकते हो मेरे ख्याल से, मोस्टली रीडिंग बेस्ड होते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, दिस इज काइंड ऑफ miscellaneous exercise. He has been working with a problem from a long time but is still not able to solve it. लास्ट में नो एरर है। वर्किंग on a
Problem. क्या होगा? On a problem. नहीं, he has been working on the problem. होगी कोई प्रॉब्लम, मतलब जो स्पेसिफिक है उन्हें स्पेसिफिक बता दी, स्पेसिफिक रही होगी, क्या फर्क पड़ रहा है? He has been working on the problem for a long time होगा ना? है इसमें क्या है? अच्छा, From a long time थोड़ी बोलते हैं, he has been working on the problem for a long time, ऐसे बोला ना? For a long time, yeah, but it is still not able to, but is still not able to solve it. So for a long time. The detective says that there is no chance of finding the person who wrote these letters. देखा, ऐसे होता है। मैंने काफी कोशिश करी यहाँ पे फॉर बोल पाऊँ, लेकिन बोल नहीं पाया। क्या आएगा यहाँ पे? ऑफ। ठीक है ना? तो यस, इस जगह पे हम ऑफ लगाएंगे। So the detective says that there is no chance of finding the person who wrote these letters. So this one is correct. ऑफ आना चाहिए, तो सही। Recover finding admission in the engineering college, even though her parents wanted her to take up medicine. For admission to engineering college. क्या हो जाएगा? For admission to the engineering college. To the नहीं, in the ठीक है। ये actually पूरा sentence ही ठीक है। She was trying for admission, ये भी ठीक है। In the engineering college, even though her parents wanted her to take up medicine, सब कुछ ठीक है इसके अंदर। There will be no error. Yeah. ठीक है, सेंटेंस करेक्ट। हमारा मोस्टली होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन ऐसी चीज है जो बस आपने रीड कर रखा है तो कोई रोक नहीं सकता आपको सही लगाने से। मतलब आप फ्लो में बोलोगे, आप सही आंसर ही दोगे हमेशा। On the wall below. He fixed a metal ladder for the wall below his window so as to be able to escape it if there was a fire. क्या हो जाएगा? On the wall. On the wall जैसे विंडो है, आप उससे अगर वॉल लगा, मतलब जैसे कोई भी वो लगा सीढ़ी, ठीक है, तो ऐसे हम टिका के लगाते हैं, सटा के उसे क्या बोलते हैं? अगेंस्ट द वॉल। अच्छा। He fixed a metal ladder against the wall. Mostly ladder के लिए against the wall ही आता है, कि उससे ऐसे लगा के below the window। तो मे बी यहाँ पे उसकी अगर विंडो है तो फिर इसने यहाँ पे लगाया ऐसे, ठीक है, अगेंस्ट द वॉल। अगर दीवार से टिका के आपने कोई भी चीज खड़ी करी ना, he was leaning against the wall, he was a ladder was placed against the wall, उसको against वर्ड यूज किया जाता है वहाँ पे। एरर्स की जगह में नीचे fill in the blanks करना। Several prominent figures involved in the scandal are required to appear to the investigation committee. Before the investigation committee. Yeah. Before. Yes. भास्कर ये बोलने वाले थे। Several prominent figures involved in the scandal are required to appear before the investigation committee. बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, let's keep it till here. Next class में we can continue with the fill in the blanks, ठीक है, and some more RCs. We have class in this week, ना? कुछ और RC और fill-ups या एक्सरसाइज करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। Then we will start with verbs. उसके बाद हम लोग verbs स्टार्ट करेंगे।
I guess we have class tomorrow. No, No, not this week. not this week. Yeah. So I think next week we'll start with these things. Okay. चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड विल स्टार्ट विद फिल इन द ब्लैंक्स. आप कुछ चीज ऐसी कंटिन्यू करेंगे और तभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ब्स में. वर्ब इंपॉर्टेंट पार्ट है, मजा आएगा पढ़ने में. चलिए, थैंक यू गाइस, हैव फन, स्टे सेफ एंड टेक केयर. बाय. Yes, yeah, take care.